श्रमण समाज के बुद्धिजीवी साथी, जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार, वालेकुम सलाम। आज फिर हम कोरोना पे ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले साल 11 जनवरी को चीन के अंदर पहली मौत कोरोना के कारण हुई। जो लैब है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की लैब में कोई वायरस लीक कर गया और उसकी वजह से वहाँ लैब में काम करने वाले लोग और वो कुछ लोग बीमार हो गए हैं, संक्रमित हुए हैं। मोदी के गुणगान कर रहा था, इलेक्शन की कवरेज कर रहा था, लेकिन केवल YouTube चैनल पे छोटे छोटे सोशल मीडिया से ये बातें बाहर निकली। 25 अप्रैल को ऑक्सीजन, दूसरी सहायता, दवाइयाँ, वैक्सीन सब भारत के दिल्ली कार्गो हवाई अड्डे पे आके खड़ी हो गई। 25 अप्रैल से लेकर और 9-10 मई तक लगभग 15 दिन में जो एक टाइम, एक घंटा, एक पल कीमती था इस देश के नागरिकों के लिए, ये सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें इस बात का फैसला नहीं कर पाई कि ये दवाइयाँ किस जगह जानी जरूरी है। ये ऑक्सीजन के जो वो आए हैं वो कहाँ ज़रूरत ज़्यादा है उसको, और अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाए कि प्राइवेट अस्पताल को किस रेट में, राज्यों को किस रेट में जो है वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाएगी। गैस का अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से टेलीफोन करके और बार बार ये मांग कर रहे थे, और प्रधानमंत्री 2 मई तक जो है पश्चिम बंगाल और दूसरे आसाम और उनके चुनाव के अंदर बिजी थे। 27 बार पश्चिम बंगाल का प्रधानमंत्री ने दौरा किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। इसके ऊपर, कोरोना महामारी के ऊपर उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं। जब विश्व स्तर के लोगों ने ये टेलीफोन करके या अपने मीडिया के वहाँ के वाशिंगटन पोस्ट, दूसरे देशों में, पूरी दुनिया के देशों में वहाँ के CNN टीवी या अलग अलग टेलीविज़न और पेपर ने लिखना शुरू किया, जासाराम जिसको कह सकते हैं, आशाराम तो नहीं कहूँगा, जासाराम के बारे में ये बातें जब लिखनी शुरू की, तब इनको होश आया और 2 तारीख को ये एक मीटिंग बुलाते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे। आखिर में 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रेशर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्यबल अपने हाथ में लिया, तो इसका सारा सिस्टम का, और 12 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस सब से क्या निकलता है, क्या वजह क्या है? इसके अंदर 2 षड्यंत्र हुए। पहला षड्यंत्र ये कि चाइना विश्व शक्ति बनना चाहता था। उसने ये बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया और ये शीत युद्ध के दौरान एक तीसरा वर्ल्ड वार ये शुरू कर दिया चाइना ने। इसके लिए लगभग 40 देशों ने चाइना के खिलाफ पिछले साल मार्च-अप्रैल में यूएनओ के सामने अपना विरोध दर्ज कराया, और यूएनओ ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो अमेरिका और इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों ने यूएनओ के जो सालाना खर्च के लिए जो बजट होता है उसमें उन्होंने देने से मना कर दिया। तो चाइना इस बात से बड़ा खुश हुआ और यूएनओ को 228 करोड़ की सहायता अकेले दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि बाकी देश, ब्राज़ील, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये चाहते थे कि वुहान लैब में जाके चेक किया जाए कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन तैयार किया जा रहा था, इसकी जांच की जाए। तो चाइना ने इस बात के लिए मना कर दिया कि कोई भी ऐसी जांच दल चीन में नहीं आएगा। जब लगभग 78 दिनों बाद यूएनओ की बात को माना गया, जब उसने सारे सबूत मिटा दिए चीन ने, फिर वो गए। इसके बावजूद साइंटिस्ट थे जो अलग अलग देशों से थे,
जो यूएनओ के अंदर काम कर रहे थे उनकी देखरेख में, जिसमें एक प्रोफेसर फ्रांसिस बोले हैं, वो भी साथ थे। डॉक्टर फ्रांसिस बोले, इन्होंने भी जांच की। इन्होंने आके यूएनओ को भी और उनको बताया कि ये तो कोई एक्सीडेंटल ऐसा नहीं था, ये तो चाइना के एक लिटमस टेस्ट था। वो एक प्रयोग करके देख रहा था कि ये कितना घातक होगा। दूसरी जनरेशन उन्होंने इस बार 11 जनवरी के बाद इन्होंने फरवरी में शुरू की, और ये दूसरा म्यूटेंट की जो बात अब कर रहे हैं कि म्यूटेंट वायरस है वो ज़्यादा घातक है, 74%, यानी 74 गुना ज़्यादा ये ज़्यादा घातक है, जिसके लक्षण भी नहीं कुछ नज़र आते। ये सारी बातें जब दुनिया के विकसित देश कनाडा, ब्राज़ील, इंग्लैंड, जापान सब देश का बोल रहे हैं कि चीन एक तीसरी विश्व युद्ध का खतरे पे आके पूरा विश्व आके खड़ा हो गया, चीन ने ऐसा कर दिया है, और शी जिनपिंग ने 11 जनवरी की बातें बोल भी दी, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर क्या रहा है? एक तो सबसे बड़ी आपराधिक लापरवाही या विदेशी नीति जो है भारत सरकार की, हम क्योंकि वो विदेश नीति कोई सरकार की नहीं होती, देश की होती है, भारत देश की विदेश नीति है, लेकिन क्योंकि सरकार मोदी जैसे लोग चला रहे हैं तो ऐसा ही हमारा प्रभाव जाना था, तो इसमें हम फेल हुए। दूसरा फेलियर क्या हुआ कि हमने इतना बड़ा, आप देखते हैं कुंभ में लाखों लोग इकट्ठा हुए, पिछले वर्ष कुछ सैकड़ों लोग मुसलमान दिल्ली में इकट्ठा हुए, उसके ऊपर जो इनके आरएसएस की मीडिया ने जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, आज वो साइलेंट क्यों, चुप क्यों? कुंभ में मेला हुआ या जहाँ चुनाव के अंदर लाखों की भीड़ हुई, मोदी ने वहाँ कलकत्ता में क्या बोला सब आप जानते हैं, तो मीडिया कहाँ चला गया? दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही ये थी। तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, जिन राज्यों में सरकारें हैं उसमें ज़्यादा लापरवाही हुई है बने से दूसरी सरकारों के पीछे। और आपने तो देखा होगा कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर के 60,000 डोज जो है वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के घर में पकड़ी गई। गुजरात के अंदर ऐसा पकड़ा गया, जो केवल सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट ही उसको ले सकता था, वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट क्या उनके बीजेपी के कार्यालय में कैसे चलेगी? ये आप सब देखते हैं। तो ये सारी बातें मीडिया के थ्रू, दूसरी चीज़ों से जो है, हम जो लोग थे जो नेचर से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं, वो हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, उन्होंने न्यायालय के सामने ये बात लेके आए और न्यायालय को लास्ट में ये स्टेप उठाना पड़ा, और इसकी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मुंह की उनको खानी पड़ी। अब इसका हल क्या है? हल इसके दो स्तर पे है। इस सरकार से कोई उम्मीद ना करे, लेकिन इस सरकार से डंडे से काम ले लो। कैसे ले? कि हमें इस सरकार के ऊपर सामाजिक प्रेशर बना के रखना है, सोशल मीडिया से, दूसरी बातों से और किसी से। तीसरा कि हमने अपने भाईचारा बना के रखना है। हमारे ये देखो युद्ध का काल है, एक बायोलॉजिकल वेपन के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है। जैसे युद्ध के समय में हमारे वीर जवान वहाँ खड़े होते हैं, हमें भी उनके, हमारे जो लोग अस्पतालों में पैरा मेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर है उनका साथ देना है, लेकिन इसमें बहुत से प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर है, ये प्राइवेट अस्पतालों में जो दूसरे लोग हैं या सरकारी अस्पतालों के जैसे लोग हो सकते हैं, जो मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, भ्रष्ट तरीका अपना रहे हैं, या जो आपके एम्बुलेंस के ड्राइवर और एम्बुलेंस वाले जिस तरीके से करें, उन सबको आप सब जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक संगठनों से मेरी अपील है, बाकी से कोई उम्मीद नहीं है कि आप उन लोगों को समझाएं कि ये मुनाफा कमाने का समय नहीं है, किसी चीज़ का स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। गुरुद्वारे के साथ लगे हुए लोग हैं, वो कैसा कर रहे हैं? वो सेवा भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सेवा भी कर रहे हैं, भोजन की सेवा भी कर रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ दूसरे किसान लड़ भी रहे हैं, लेकिन
देश के इंच इंच, देश के एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान के प्रति उनका इंसानियत का जज्बा देखते ही बनता है। तो ये सब बातें अगर हम देखते हैं तो केवल एक रास्ता है कि हम जो लोग हैं, जो वॉलंटियर टाइप के जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो किसानों की जत्थेबंदी हो सकती है, मजदूरों की हो सकती है, दूसरे कोई सामाजिक संगठन और हो सकते हैं, उन सभी का दायित्व है। मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस मोर्चे पे आप खड़े होइए, आप इस बात का निगाह रखिए, और अगर इस कोरोना की महामारी में कोई किसी भी टाइप का स्टॉक करता है, दालों का, तेल का, शुगर का, चीनी का, या आपके सब्जी के महंगे रेट में बेचते हैं, ये सारी बातों को आप ध्यान रखें, उन लोगों को आप धमकाएं, प्रशासन के सामने ये लेके आएँ, अपने आप का बचाव भी रखें, और इस सरकार के ऊपर इतना प्रेशर बना के रखें, और ये जो बोदीधारी, तिलकधारी और निक्करधारी जो लोग कहीं भी मिलते हैं, इनको सामाजिक तौर पे मोहल्ले में, गली में इनको जलील करें, इनको औकात बताएं कि तुम कैसे घटिया लोग हो, तुम्हारी सरकार, तुम्हारी विचारधारा कैसी है। अब भी तुम दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब भी धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, सरकारों के रंग भेद के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। आपकी सरकार ऐसा काम कर रही है, इनकी निंदा करो, इन लोगों को बताओ, इनके संगठन वालों को, जो बजरंग दल है, आपके ABVP है, इस टाइप के जो संगठन है, इनकी RSS के संगठन, वो क्या कर रहे हैं आपको बताइए। तो ये सब बातें जब आप इनको, जब किसी जो चोरी करता है, चोर को चोर ना कहो तो उसका हौसला बढ़ता है, तो इनको जहाँ कहीं भी मौका मिले, 2, 4, 6 लोग, इनको जहाँ ये मिले वहाँ इनको आईना दिखाते रहो। जब तक इनको अगर हम आईना नहीं दिखाएंगे तो ये लोग जो है सुधरने वाले नहीं हैं, इस डर के मारे कि हर जगह में टोका टाकी है, ये गली में बैठना बंद कर देंगे, ये हल्ला मचाना बंद कर देंगे, ये दुबक के कोने में बैठ जाएंगे, तो इस मामले को सुधारा जाए। या हमारे संगठन की तरफ से हम मांग करेंगे कि केंद्र की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, और इमरजेंसी डिक्लेयर करके और इन अस्पतालों को, इनको जो है एकीकरण, राष्ट्रीयकरण किया जाए। जो प्राइवेट अस्पताल है जो लूट पाट रहे हैं, इन सब का राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइज करके, या एक एक्वायर करके इन अस्पतालों को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करें, और उन डॉक्टरों को एक समान वेतन, पैरामेडिकल स्टाफ को एक समान वेतन, और मंदिरों में जो हजारों मीट्रिक टन सोना और पैसा जो है, धन है, वो सारा हेल्थ सिस्टम के थ्रू राष्ट्रीयकरण, मंदिरों का भी राष्ट्रीयकरण करके, और हेल्थ फंड में वो पैसा जमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इन बातों के साथ आज इतना ही। जय भीम, जय भारत।